नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी पिता ने क्यों छोड़ दिया अपने बेटे का घर। राधे श्याम जी गांव में रहने वाले एक साधारण परिवार के शिक्षित किसान थे। राधे श्याम जी का लड़का पढ़ने में बहुत मेधावी था और इसी वर्ष IAS बन गया, इसलिए पूरे गांव में उनके नाम की चर्चा थी। राधे श्याम अब राधे श्याम जी हो गए थे। नातेदार, रिश्तेदार सब बड़े फक्र के साथ उनके साथ अपना रिश्ता बताते थे। राधे श्याम जी के बेटे की पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र में मिली थी। 5 साल तक एक राज्य में रहना आवश्यक था, सो उसने वहीं ज्वाइन कर लिया था। घर में शादी के लिए सैकड़ों रिश्ते आने लगे थे और राधे श्याम जी को करोड़ों रुपए के दहेज के ऑफर आ रहे थे। अंततः रिश्तेदारों और लड़के के सहमति से 2 वर्ष बाद उसकी शादी एक अत्यंत संपन्न परिवार में हो गई और बहू गौने के बाद उसके साथ चली गई। कोई 5 साल बाद IAS साहब डेपुटेशन पर अपने गृह प्रदेश प्रतापगढ़ जिलाधिकारी बनकर वापस आ गए। उन्होंने अपने गृह जनपद में करोड़ों रुपए की लागत की आलीशान कोठी बनवाकर अपने माता पिता को गिफ्ट कर दिया। राधे श्याम जी अब समाज के एक प्रतिष्ठित आदमी थे। साल में 2-4 बार वह लड़के को पोस्टिंग वाले स्थान चले जाते, पर 24 घंटे उसकी व्यस्तता के चलते और सुबह से शाम तक बात न कर पाने के कारण निराश होकर वापस चले आते। लोगों से बातचीत में अब वह लड़के को साहब कहने लगे थे, पर फक्र था कि वह जिलाधिकारी के पिता हैं। अजीत राधे श्याम जी के बचपन का साथी था। राधे श्याम जी और अजीत बचपन में एक ही सरकारी स्कूल में, एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। अजीत राधे श्याम जी के हर दुख में साथी और मददगार रहा। किसी भी मुसीबत, हारी बीमारी, गांव के लड़ाई झगड़े में अजीत एक विश्वस्त की तरह जिम्मेदारी निभाता। राधे श्याम जी की शादी में भी सब जिम्मेदारी उसी ने उठाई थी और राधे श्याम जी को जब लड़का हुआ तो 2 दिनों तक अस्पताल में ही रहा। राधे श्याम के लड़के की छठी में उसने देसी तमंचे से 2 फायर ठोके थे और जब राधे श्याम ने उसे टोका तो उसने बड़े गर्व से कहा था कि चाचा के तरफ से भतीजे को तोपों की सलामी दी जा रही है। तुम्हें क्या दिक्कत है? वक्त के साथ स्थितियां बदल गई। अजीत का लड़का पढ़ने में रुचि नहीं रखता था, इसलिए कक्षा 12 में पास नहीं हुआ और गांव में आवारागर्दी करने लगा। अजीत के पास जमीन भी काफ़ी कम थी, जिससे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। राधे श्याम के लड़के की पोस्टिंग जिस जनपद में थी, वहां के जिलाधिकारी के ऑफिस में चपरासियों की भर्ती निकली थी। गांव के लोगों को आस थी कि हमारे गांव का लड़का कलेक्टर है तो बच्चों की भर्ती हो जाएगी। अजीत को भी उम्मीद जगी कि अब मित्र राधे श्याम का लड़का ही कलेक्टर है तो मेरे लड़के को चपरासी बना देगा। सो उसने आवेदन करवा दिया और राधे श्याम से जाकर बोला कि आज तुम कृष्ण हो और मैं सुदामा, तो अपने सुदामा के लड़के को भी लगवा दो। राधे श्याम शर्मिंदा होकर बोला कि कैसी बात करते हो, हम दोनों तो एक जैसे ही हैं। और राधे श्याम ने अपने लड़के पर भरोसा करते हुए आत्मविश्वास से कह दिया कि इतना तो मैं अपने लड़के से कहकर करवा ही दूंगा। गांव के कुछ और लड़कों ने भी आवेदन कर दिया था। अजीत के अनुरोध पर राधे श्याम ने उस जिलाधिकारी से मिलने का कार्यक्रम तय कर लिया। दोनों मित्र सुबह बस से प्रतापगढ़ रवाना हो गए। अजीत कलेक्टर साहब से मिलने को लेकर मन में बहुत प्रफुल्लित था, सो बस में आंखें बंद कर कल्पना करने लगा कि जैसे ही वह पहुंचेगा, कलेक्टर साहब उन दोनों को लेने के लिए गाड़ी भेज देंगे
ऑफिस पहुंचते ही अर्दली उन्हें कलेक्टर साहब के पास भेज देगा। कलेक्टर साहब दौड़कर अपने पिता के पैर छुएंगे। पिताजी मेरी तरफ इशारा करेंगे तो वह मेरे पैर छुएगा, और ना भी छुए तो नमस्ते तो करेगा ही। राधे श्याम मेरी बात उसे बताएंगे तो वह तुरंत कहेगा कि यह कौन सी बड़ी बात है। घंटी बजाएगा, अपने स्टेनो को आदेश कर देगा कि फलाने का चयन किया जाए। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा वह। हो सकता है वह उन दोनों को 1-2 दिन अपने पास अपने घर रोक ले और रात में खूब खातिर करे, तो मैं उसे बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे होने पर लड्डू बांटे थे और तमंचा से तुम्हें सलामी भी दी थी। मैं उसको उनके पापा के साथ बचपन में की गई शैतानियाँ भी बताऊंगा। वह अपने घर से बाजरे का लड्डू बनवाकर ले जा रहे थे और कल्पना करने लगे कि वह उसे अपने हाथों से खिलाएगा। तमाम तरह की कल्पनाओं में खोया अजीत बिना बात किए भी मुस्कुरा रहा था। सोचते सोचते ही रास्ता कट गया। बस प्रतापगढ़ पहुंच चुकी थी। बस स्टैंड पर पहुंचकर राधे श्याम ने अपना मोबाइल निकाला और अपने बेटे को फ़ोन लगाया। घंटी बजी पर फ़ोन न उठा। उसने कई बार लगाया पर फ़ोन फिर भी न उठा। अजीत ने पूछा क्या हुआ, तो वह कुछ नहीं बोला और चलने के लिए उसने अपना बैग उठा लिया। तब तक उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। राधे श्याम और अजीत के चेहरे पर एक साथ चमक आई। उधर से बताया कि मंत्री साहब की समीक्षा बैठक चल रही है, साहब फ्री होते ही आपसे बात कर लेंगे। राधे श्याम ने निराश होकर बैग उठाया और ऑटो वाले को बोलकर कलेक्टर ऑफिस चलने के बोल दिया। रास्ते में उसने अजीत को बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक चल रही है, इसलिए बात नहीं हो पाई। बात हो जाती तो वह किसी को लेने भेज देता। अब बस के पहुंचने का कोई वक्त तो होता नहीं है, इसलिए पहले से गाड़ी नहीं भेजी जा सकती। ऑटो कलेक्टर साहब के कार्यालय के बाहर आकर रुका। राधे श्याम जी और अजीत ने अपना अपना थैला उठाया और ऑफिस के गेट पर पहुंचकर अर्दली को बताया कि साहब से कह दो कि उनके पिताजी आए हैं। अर्दली नया था। जिलाधिकारी के पिताजी की बात सुनकर पहले तो संदेह से देखा, फिर कुछ सोचकर आदर के साथ उसने बोला कि आप बगल के कमरे में बैठो, मैं साहब को बता देता हूँ। अभी वह अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, जैसे ही बुलवाएंगे मैं आपको मिलवा दूंगा। अजीत और राधे श्याम को बैठे बैठे 2 घंटे हो चुके थे। दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अर्दली को 2 बार पूछ भी चुके थे, पर उसने कहा कि उन्हें बता दिया है, मीटिंग खत्म होते ही वह बुला लेंगे। तब तक उन्हें चाय नाश्ता पानी मिल चुका था, सो अजीत खातिरदारी से प्रसन्न सा था। राधे श्याम बताने लगे कि अधिकारियों की मीटिंग में बड़ी भीड़ रहती है, ऐसे में वह बात नहीं कर पाता है, इसलिए अकेले होने पर बुलाएंगे। अजीत ने कोई शिकायत तो नहीं की, पर काफ़ी देरी से इंतजार के कारण चेहरा उतर गया था। आधे घंटे बाद खबर आ गई। दोनों ने अपना थैला वहीं रख दिया और ऑफिस में घुस गए। सामने कुर्सी पर कलेक्टर साहब बैठे थे और बगल में कोई और अधिकारी था। अजीत अपने भतीजे को देखकर बहुत प्रसन्न था। कलेक्टर ने खड़े होकर बड़े धीमे से कहा, पिताजी नमस्ते, और सामने बैठने को इशारा किया। साथ ही चपरासी को बुलाकर 2 कप चाय और मिठाई लाने का आदेश कर दिया। बताइए पापा, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आप गाड़ी से आया करो, मैंने गाड़ी और ड्राइवर भी दिया है आपको, पर आप कभी उस पर बैठते ही नहीं। ड्राइवर भी हटा दिया, वो बेटा उसमें उल्टी आती है बैठने में, इसलिए इतना लंबा सफ़र नहीं होता कार में। राधे श्याम ने कहा,
कलेक्टर साहब बगल के अधिकारी को देखकर झेप से गए। बताइए पापा, सीधे ऑफिस, कोई विशेष बात? कलेक्टर साहब ने पूछा। ये अजीत है, तुम इन्हें अच्छे से जानते होंगे। मेरे बचपन के मित्र हैं और अपने पारिवारिक सदस्य भी। इनका लड़का है, कहीं उसकी नौकरी लगवा देते। सुना है अपने यहाँ चपरासी की नौकरी निकली है। यह कहकर राधे श्याम चुप हो गए। वह अजीत की तरफ देखकर मुस्कुराया। हाँ, अंकल को तो बचपन से घर आते जाते देखा है। फिर अजीत की तरफ देखकर बोला, अंकल उसे 12th करा दो कहीं से, बाबू बन जाएगा। क्यों उसे चपरासी बनवा रहे हो? अजीत ने नजरें झुका ली। बेटा, वह पढ़ता लिखता नहीं है, तो अब इस पोस्ट के अलावा कोई उम्मीद नहीं है। चलिए मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। कितने आवेदन आए हैं, कोशिश करूँगा कि वह लग जाए। अब साक्षात्कार नहीं होता तो बड़ी दिक्कत है। फ्रेश मेरिट बनती है और लेन देन हेर फेर मैं करता नहीं हूँ। कलेक्टर साहब ने बात पूरी की। पापा, आपका क्या प्लान है? आज रुक कर जाइए। ठीक है बेटा, वैसे भी अब कोई बस तो मिलेगी नहीं, राधे श्याम ने कहा। कलेक्टर साहब ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और दोनों को गेस्ट हाउस ले जाकर भोजन आदि के लिए आदेश दे दिया। पापा, मैं जल्दी फ्री हो गया तो आता हूँ, फिर बात करेंगे। अजीत को उम्मीद जागी कि शायद रात में अच्छे से बात होगी, तब वह जरूर कोई रास्ता निकाल देगा। आधी रात तक कलेक्टर साहब नहीं आए। राधे श्याम ने 2 बार फोन लगाकर पूछा तो उसने बताया कि क्षेत्र में कोई गंभीर घटना हो गई है, उसको सुलझाने में व्यस्त हैं। 12 बजे दोनों सो गए। सुबह राधे श्याम और अजीत दोनों जल्दी जाग गए। उस आलीशान गेस्ट हाउस में सब व्यवस्था थी, सो नहा धोकर तैयार हो गए। चपरासी नाश्ता दे गया था और बता गया कि साहब रात में बहुत देर से आए हैं, इसलिए देर से उठे हैं, तैयार होकर आएंगे अभी। अजीत ने बहू के बारे में पूछा तो राधे श्याम ने बताया कि वह बंगले पर होगी, वहाँ बहुत सुरक्षा रहती है, आने जाने वालों पर चेकिंग होती है, फिर फ़ोन किया जाता है और जब अंदर से अनुमति मिले तभी अंदर जाओ, इसलिए यहाँ रुकना ही सुविधाजनक है। 9 बजे कलेक्टर साहब आ गए। अपने पिताजी से माँ का हालचाल लेने लगे। अजीत ने झोले से स्टील के डिब्बे में रखे बाजरे के लड्डू उसे देते हुए कहा कि तुम्हारी चाची ने बहू और बच्चों के लिए बाजरे के लड्डू भेजे हैं। कलेक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा, आजकल के बच्चे ये सब कहाँ खाते हैं, आप रख दो, मैं स्टाफ में बंटवा दूंगा। अजीत का चेहरा उतर गया। तब तक फोन आ गई। पिताजी, मुझे जरूरी काम से जाना है, यह कहकर कलेक्टर साहब चले गए। जाते समय अर्दली से कह गए कि पिताजी जब जाना चाहें उन्हें बस स्टैंड पहुंचा देना। राधे श्याम जी और अजीत दोनों बस पर बैठ चुके थे। अजीत का मन फिर से कल्पनाओं में डूब गया, पर अब विचार दूसरी तरह के थे। राधे श्याम ने ऑफिस के गेट पर अपने बेटे का नाम लेने के बजाय साहब से मिलना है क्यों कहा? राधे श्याम के बेटे ने उसके पैर क्यों नहीं छुए? राधे श्याम ने नौकरी के लिए लड़के से अनुरोध क्यों किया? डांटा क्यों नहीं? लड़के ने अपनी पत्नी और बच्चों को राधे श्याम से मिलाने क्यों नहीं भेजा? क्या राधे श्याम का बेटा अपने पिता की खातिर एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकता था? क्या उसके जीवन में अपने पिता के दोस्तों के लिए कोई जगह नहीं है? 15 दिन बाद भर्ती का परिणाम आ गया। गांव का ही एक अन्य लड़का चपरासी बन गया। लोगों से पता चला कि कलेक्टर साहब के स्टेनो ने 2 लाख रुपए घूस लेकर उसकी फर्जी मार्कशीट लगाकर काम कराया है। राधे श्याम जी का मन आज बहुत दुखी था।
उसने लड़के को फ़ोन लगाकर पूछा तो उसने बताया कि पापा, मैं सीधे उसके लिए बोलता तो लोग सोचते कि ये भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद करते हैं, इसलिए फ्रेश प्रक्रिया का आदेश दे दिया था। अब उसका नंबर मेरिट में नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर बेटा, गांव के लोग कह रहे हैं कि स्टेनो ने 2 लाख की रिश्वत लेकर गांव के एक लड़के को लगवा दिया है। राधे श्याम ने सकुचाते हुए कहा, और पापा, मेरा स्टेनो बहुत भ्रष्ट है। अब आपने बताया है तो मैं उसकी जांच करूंगा। पर बेटा, अजीत ने मेरे लिए क्या नहीं किया। आज एहसान चुकाने की बारी थी। अगर भर्ती में पैसा ना लगा होता तो कोई बात ना थी, पर अब अजीत से और गांव में कुछ कह पाना कठिन है। कहते हुए राधे श्याम जी का गला भर आया और उसने फ़ोन काट दिया। उस रात राधे श्याम जी सो नहीं पाए। सुबह अपनी पत्नी से कहा, चल अब गांव चल कर रहेंगे। पत्नी ने पूछा, क्यों? तो बोले, मुझे लगता है कि यह मकान रिश्वत की कमाई से बना है और इसमें अजीत जैसे सैकड़ों लोगों की आह गूंज रही है। पत्नी भी शहर में रहने में सहज न थी, सो तुरंत राजी हो गई। दोनों अपने निजी सामान सहित गांव चले आए। आज राधे श्याम जी और अजीत दोनों सुदामा की तरह खेत की मेड़ पर बैठे ठहाका लगा रहे थे। कलयुग के कृष्ण से उनकी कोई अपेक्षा न थी और दोनों ने तय कर लिया था कि अब बेटे के पद, पैसा और प्रतिष्ठा की हनक अपने दिमाग में कभी न आने देंगे। पद पर बैठा व्यक्ति किसी का बेटा या पति नहीं होता है। एक दिन राधे श्याम जी का बेटा जब शहर वाले अपने घर आया तो पता चला कि पापा जी शहर छोड़कर गांव चले गए हैं। उसने फ़ोन करके पिता को शहर बुलाना चाहा, लेकिन राधे श्याम जी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो बेटे ने गाड़ी भेजी तो राधे श्याम जी ने संदेशा भिजवाया कि अब वह उस रिश्वत वाले घर में कभी रहने नहीं आएंगे। वह अब मरते दम तक अपने गांव में ही रहेंगे। मैंने अब अजीत के साथ मिलकर एक छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दिया है। मुझे अब तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। तू जहाँ रहे खुश रहे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।